8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को रद्द कर दिया था और इसकी जगह 500 और 2000 के नए नोटों को जारी किया गया। तकनीकी तौर पर देखें तो ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली थी। 8 नवंबर को अपने भाषण में पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले के पीछे 3 कारण बताए। इनमें काले धन को समाप्त करना, जाली नोटों की समस्या और आतंकवाद के आर्थिक स्रोतों को बंद करना शामिल था। इस घोषणा के दूसरे दिन सुबह ही पीएम जापान की यात्रा पर निकल गए, लेकिन जब वे लौटे तब तक भारत में काफी हंगामा मच चुका था। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का 1 अरब से अधिक लोगों पर असर पड़ा। 2016 में हुई इस भारतीय नोटबंदी को हाल ही के इतिहास में किसी भी देश के सबसे अधिक असर डालने वाले आर्थिक नीतिगत फैसले में शुमार किया जा रहा है। इस फैसले के बाद बैंकों से नकदी का संकट गहरा गया। सरकार ने नकदी निकासी की सीमा भी तय कर दी। इससे लाखों परिवारों के पास नकदी खत्म हो गई। शादियां रद्द कर दी गईं, छोटे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बाधित हो गई थीं। जापान से लौटने पर पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया और दावा किया कि भारत को कैशलेस और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए नोटबंदी जरूरी थी। नोटबंदी पर मोदी ने अपने भाषणों में कैशलेस और डिजिटल शब्द का जितनी बार इस्तेमाल किया, वो इन भाषणों में काला धन शब्द से 3 गुना अधिक थे। अर्थव्यवस्था के सुस्त होने को लेकर काफी हंगामा रहा और नोटबंदी के कारण नौकरियों के जाने को लेकर कई रिपोर्ट और सर्वे भी आए। नोटबंदी को लेकर देश में तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जो आज भी जारी है। नोटबंदी के बाद हर साल 8 नवंबर ही के दिन विपक्षी दल इसे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का सबसे गलत फैसला बताते हुए अपना विरोध दर्ज कराते रहे हैं और ऐसा आज भी हो रहा है। एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते सावधान हिंदुस्तान ये कहने का मौका आ गया। पूरी दुनिया में मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली यूपीए 1 और यूपीए 2 ने हमारे देश को दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अच्छा करने वाली देशों की सूची में भारत टॉप 5 में था। जुमलेबाजों की सरकार आई और टॉप 5 की रैंक से हमारा देश आज बाहर हो गया है। जिन पार्टी को 55 वर्षों में शासन का अवसर मिला और आज वो आर्थिक सुधारों का रोना रोते हैं तो ऐसा लगता है 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। मुझे लगता है कि इस देश में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 निश्चित रूप से इस देश को आर्थिक सुधारों के लिए जानी जाएगी। नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार ने कई आर्थिक तर्क दिए, लेकिन तमाम शोध और अध्ययनों से ये बात मालूम हुई कि भारत में कुल काला धन का केवल 6% ही नकदी के रूप में मौजूद था। इससे ये बात जाहिर थी कि नोटबंदी के लिए दिए जा रहे आर्थिक तर्क बहुत अच्छे नहीं थे। नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, आपको 3 साल पहले उस बड़े घटनाक्रम के लेकर के जाएंगे जो देश की आर्थिक तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी ने दावा किया था कि इससे हमारी जो अव्यवस्था है खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में वो दूर होंगी और उसके साथ ही हम लोग एक नई प्रगति के पथ पर होंगे। बात कर रहे हैं हम नोटबंदी के 3 साल पहले। और उसी के बाद जैसे ही कभी कहा जाता है कि आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, तो हर किसी में एक जिज्ञासा होती है कि अब की बार क्या कहेंगे। मित्रों शब्द भी मुझे लग रहा है कि उसी वक्त से काफी प्रचलन में आया। तो चलिए आज हमारा एजेंडा यही है कि 3 साल
नोटबंदी के कैसे रहे, क्या खोया क्या पाया, जिन मुद्दों को लेकर के नोटबंदी की गई थी वो कितने कारगर रहे, ये तमाम जो पहलू हैं वो छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक जयसिंह जी कोठारी साहब हैं, भाजपा नेता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, सीपीएम नेता भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं कोठारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। इस 3 साल के नोटबंदी के सफर को अगर हम देखें, आप अगर पूरे एक आर्थिक विश्लेषण किया जाए इसमें, तो हम कहां पाते हैं? देखिए, दो तरीके के हित हैं। एक कंट्री का जो टैक्स रेवेन्यू वाला पार्ट है, अगर उसको देखें तो नोटबंदी सफल रही। दूसरा कंज्यूमर वाला पार्ट है और मार्केट वाला जो पार्ट है उसको देखें तो ये असफल रही, या उसकी जो विषमताएं हैं वो आज हम 3 साल बाद में हम उनको देख रहे हैं। आर्थिक मंदी है, हमारी 7% की जो ग्रोथ रेट थी वो नीचे 6% से कम आ गई, और आगे का भी अभी कोई भरोसा नहीं है कितनी रहेगी। जीएसटी कलेक्शन एक बार बढ़ा था, छलांग लगाई थी क्योंकि वो नया टैक्स था, कंप्लायंस बढ़ी। इनकम टैक्स के एससीसी जरूर इनके ये कह लीजिए परमानेंट बढ़े हैं, क्योंकि वो कई चीजों को वो डिजिटलाइजेशन जो है ट्रेड का वो बढ़ा है, लेकिन अभी भी वो 20% के करीब है। लेकिन वो आने वाले समय में मेरा मानना है कि तेज गति से बढ़ेगा। 2024 के आंकड़े जो आते हैं कि 40% के आसपास हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये है कि जो उसके नोटबंदी से पहले जो मनी को ट्रांसफर होने को जो चेक नहीं किया जा सकता था, उसके पॉइंट ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसफरी को नहीं पकड़ा जा सकता था, वो विशेष रूप से सरकार को या मनी के मूवमेंट को चेक करने का टूल सरकार को मिल गया है। तो आगे कभी भी किसी के भी कह लीजिए उसके जो पास्ट अगर रिकॉर्ड देखना चाहें तो वो इससे आसानी से देख सकेंगे। तो ये एक मनी इकोनॉमी का जमाना है, इसको कहते हैं। जैसे मेटेरियल इकोनॉमी का जमाना था पुराना, हमने देखा, ये नया मनी इकोनॉमी का जमाना है। तो इसमें जो मनी का मूवमेंट है उसको चेक करने का डिजिटल या टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो काम है वो हो गया। लेकिन सबसे बड़ी मार ये मान लीजिए रोजगारों को पड़ी है। बेरोजगारी के जो बेस बना है 2 नंबर की व्यवस्था, उससे खत्म हुई, नया 2 नंबर भी आया, लेकिन वो दूसरे हैंड्स में गया, वो जिस हैंड से निकला उस हैंड पे नहीं गया। तो सबसे बड़ी जो रोजगार की जो मार है, आप खेतियर वाले मान लीजिए, कंस्ट्रक्शन लेबर मान लीजिए, दूसरे इंडस्ट्री के टेम्परेरी लेबर मान लीजिए, और अब तो ये कंपनियां ही अपना प्रोडक्शन हॉलीडे करने लगी है। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती ये कह लीजिए कि हमारे सामने है, जिसके असर को ये सरकार फोर्स ही नहीं कर पाई। अभी जो इंटरनेशनल ट्रेड का समझौता है उसमें हमने साइन नहीं किया, हमसे आउट हो गए। तो उसके परिणाम को वो ध्यान में रखते हुए कि ऐसा हो सकता है या हम तकलीफ में आ जाएंगे, वो जैसे सरकार ने डिसीजन किया कि एक पॉसिबिलिटी को देखा, वो पॉसिबिलिटी है, इसके क्या इम्प्लीकेशन डिमोनेटाइजेशन के हो सकते हैं, वो सरकार मेरे ख्याल से रियल सेंस में उस समय नहीं कर पाई, और उसी का ये कह लीजिए खट्टे मीठे परिणाम है। तो अब हमारे पास विकल्प भी नहीं है, उस फेज से निकलना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हालात है वो कोई पॉजिटिव साइड नहीं दिखला रहे हैं। और नोटबंदी मैं मानता हूं कि उसमें से एक 20% काम है, बाकी तो 80% दूसरे हैं। नोटबंदी तो ये कह लीजिए कि लास्ट उसका था हथियार, बाकी तो ये कह लीजिए हम दूसरे कई चीजें ऐसी हो रही है जिससे है। तो नोटबंदी को तो हम क्या है कि जो आम आदमी समझता है वो इस कारण से हो गया, लेकिन वो मैं कारण नहीं मानता। लेकिन वो ये कह लीजिए कि वो एक परमानेंट हमारे जो लाइफ स्टाइल का जो पार्ट है वो बना रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। जी, भंवर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रतिपक्ष ने काफी नोटबंदी को लेकर के और सरकार की आलोचना की। सरकार का दावा है कि करप्शन, कालाबाजार, कालाधन और टेरर फंडिंग नोटबंदी से रुकी है। देखो, ना तो कोई कालाधन अभी तक रुक पाया, ना कालाधन कहीं पकड़ पाए ये। और ये तीसरा साल है, एक तरह से तीये की बैठक कर दी इन्होंने, पूरे देश की जो आर्थिक हालत कर दी है, तो बहुत बुरी तरह से इन्होंने देश को बर्बाद किया। एक तरह से ये निर्णय जो है ना वो एक ऐसा है कि एक कंपाउंडर ने कह दिया मैं कैंसर की गांठ का ऑपरेशन करूंगा, और उसने कर दिया। अब वो उसने मरीज की क्या हालत कर दी वो आपके सामने है। ये वो स्थिति है कि एक कंपाउंडर ने कह दिया कि मुझे कैंसर की गांठ का ऑपरेशन करना और करूंगा मैं हर हालत में, और कर दिया उसने। तो ये वो स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि बिना कोई सोचे समझे 9 लाख करोड़ रुपया तो इसके अंदर खर्च हो गया भारत सरकार का। देश का पैसा बर्बाद चलेगा, 9 लाख करोड़। गेन क्या हुआ वो आपको पता, 99.9% पैसा आ गया 2 नंबर का। इवन मैं आपको बताता हूं कि नकली करेंसी भी असली बन गई इसके अंदर,
और इसमें बहुत बड़े बीजेपी के नेताओं की भी बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने बहुत जल्दी में किया यूपी के चुनाव को लेके कि यूपी में चुनाव हमको जीतना है, इसलिए फटाफट इसको कर दिया जाए। और बीजेपी के नेताओं ने खूब पैसा भी कमाया, 1 करोड़ के 60 लाख रुपए दिए, सीधे गुजरात पैसा पहुंचा और वो घोषणाएं भी उन्होंने की कि यहां पैसा बट रहा है, इस तरह से आ रहा है, और बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम भी आए और उन्होंने खूब पैसा भी कमाया। इसमें कोई दो राय नहीं, नोटबंदी उनके लिए फायदेमंद हुई। बाकी देश की प्रगति में आप देख रहे हैं सैकड़ों लोगों की जान गई, काला धन कहीं से कुछ आया नहीं, ना नकली नोट छपने बंद हुए आज की तारीख में। आज भी 2000 के नकली नोटों की तगड़ी खेपे पकड़ी जा रही है, ये क्या नाम से बाकी नोटों की खेपे भी पकड़ी जा रही है। कोई नोटबंदी के बाद में जो है नोट जो है ये जो इस तरह का 2 नंबर का पैसा जो छप के आ रहा था वो भी लगातार आ रहा है। और देश की आर्थिक स्थिति तो इतनी बुरी कर दी कि पहली बार केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक के उस फंड से पैसा निकालना पड़ रहा है। 1,76,000 करोड़ एक बार ले लिया, 15,000 करोड़ एक बार ले लिया, 30,000 करोड़ एक बार ले लिया, ऐसे करके 2 लाख 2.25 लाख करोड़ के आसपास वो फंड निकाल लिया जो हम कभी नहीं निकालते थे, जो हमारे यहां रहता था। सोना बेच दिया इन्होंने। आप देखिए, देश को बता नहीं रहे हैं कि देश का रिजर्व बैंक का सोना भी इन्होंने नीलाम कर दिया। और अभी फिर रिजर्व बैंक को कहा कि आप सोना बेचो, ट्रेडिंग करो, अभी सोने के भाव ठीक हैं तो बेचो, पैसा ले कैसे भी करके। तो ये जो हालत बताते हैं, जब घर बिकना शुरू हो जाए ना, आप भी जानते हो अच्छी तरह, जब आप मालिक आपने बाप दादाओं का बनाया हुआ मकान, जायदाद, संपत्ति जो बेटा बेचने लग जाए, वो उसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हो कि वो घर की स्थितियां क्या होती है और वो घर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो भी आपको समझ में आती है। तो आज ये सब कुछ बेचने पे तुले हुए हैं, सब कुछ बेचना चाह रहे हैं कि कुछ भी बेचो, BSNL बेचो, एयर इंडिया बेचो, बाकी MTNL को बेचो, बैंकों को बेचो। अभी तैयारी चल रही है, SBI बैंक दिसंबर में जा रहा है क्या नाम से अंबानी जी को, इसको भी देंगे। हमको पहले पता था, शुरू में हम कह रहे थे कि ये मर्जिंग जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि इसको बेचेंगे और SBI की नीलामी होगी। ये जितने भी आप देख रहे हो 57.50 रुपए 31वें ट्रांजैक्शन पे वहां लगेंगे, वो क्यों कर रहे हैं ये सब? ये उनका फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं सारा का सारा। आज ये प्राइवेटाइजेशन पेट्रोलियम का है, ये पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम भी बेच के आगे कतर में जाकर के, तो ये वो सब बेच रहे हैं, देश को देश ही बेच रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं नोटबंदी के बाद में क्या बर्बादी है सबके सामने? वापस लौटूंगा आपके पास में, एक बार सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। सुरेश जी, आर्थिक विश्लेषक भी ये मान के चलते हैं कि जिस मकसद के साथ में नोटबंदी की गई थी वो कारगर नहीं रहा और कुछ हद तक हमारी जो इकोनॉमी अभी जिस पोजीशन में ओवरऑल दुनिया की बनती है, लेकिन उसका भी कुछ परसेंटेज वो भी एक कारण रहा है। और अभी जैसे भंवर सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरह से इसमें एक भ्रष्टाचार का भी काफी बड़ा खेल हुआ है। जिस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोटबंदी की गई थी वो अपने आप में एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। देखो जी, हमारा 3 मकसद था नोटबंदी का: भ्रष्टाचार पे लगाम, कालाधन पे लगाम और आतंकवादियों को जो टेरर फंडिंग थी उस पर रोक। कुछ हद तक आतंकवादियों पे टेरर फंडिंग रुकी है। आप देखेंगे कि पहले 500 और 1000 के नोट 86% सर्कुलेशन के अंदर थे, वो घटकर 80% रह गए हैं 500 और 2000 के नोट, यानी कि 5.5% डाउनफॉल आया है बड़े नोटों के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर। इसी तरीके से हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, टैक्स कलेक्शन 25% टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। 6 करोड़ 48 लाख ITR भरी है, जो कि पिछले कंपैरिजन में जो कि 5,25,000 करोड़ रिटर्न भरी जा रही थी। इसी तरीके से आप ये कह रहे हैं कि 9 लाख करोड़ रुपए का इस पे खर्चा आया, इस पे मात्र 9,000 करोड़ रुपए का आया, 9 लाख करोड़ रुपए का खर्चा नहीं आया, जो कि ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। 55% फेक करेंसी रुकी है। जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ है नोटबंदी के बाद, प्रिंटिंग का इनका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज 9 लाख करोड़, 9,000 करोड़ नहीं है जी भाई साहब, 15 लाख करोड़ तो टोटल मनी थी। 9 लाख करोड़ रुपए अगर खर्चे में आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा? 15 लाख करोड़ रुपए तो टोटल मनी थी। तो आप जो चीजें आंकड़े दे रहे हो उसको तथ्य तो देखो ना। हमारा मकसद भ्रष्टाचार पे लगाम, हमने बहुत हद तक भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई है। जिन लोगों ने भी गलत तरीके से बैंक के अंदर पैसा जमा कराया है, कम से कम 1,75,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं कि जो गलत तरीके से पैसा जमा कराया है। 18 लाख लोगों को हमने नोटिस दिए हैं जिन्होंने गलत पैसा जमा कराया। तो ऐसा नहीं है कि आपने पैसा अगर खाते में जमा करा दिया तो वो नंबर 1 का हो गया, जब तक उससे ये साबित करना पड़ेगा कि ये नंबर 1 का पैसा है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है और नोटबंदी आने वाले टाइम में फायदेमंद
बंद रहेगी। ऐसा नहीं है कि इससे नुकसान हुआ है। हाँ, अभी ग्रोथ रेट कम हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट होगा। 3 साल में तो हुआ नहीं, अब आने वाला समय क्या होगा? जो टेरर फंडिंग साहब 55% कम हुआ है। 3 साल में तो कुछ हुआ नहीं है ना। 55% कम हो चुका है। अभी एक बार आने लगे, खूब आने लगे। 500 और 2000 के नोट, 2000 के नोट खूब पड़ रहे। अजी भाई साहब 80% सर्कुलेशन में है, जो कि 86% सर्कुलेशन में थे। मैं एक बात जानना तो अभी दिया ही कम है ना आपने सर्कुलेशन। क्या बात कर रहे हो? 21 लाख करोड़ रुपए मार्केट के अंदर दिए कैसे नहीं है? आपने दिया ही कम है, छाप के छापा ही कम है, नोट को छापा कम है। 15.5 लाख करोड़ की जगह 21 लाख करोड़ रुपए मार्केट के अंदर है। कैसे आप कैसे कह सकते हैं? तारीख में तो डेडी करेंसी तो इसलिए आप ये कह नहीं सकते। आप ये कहिए कि नोट आप 500 और 2000 के नोट है, जो 86%, जो 500 और 1000 के नोट जो 86% चल रहे थे वो 80% है, यानी 5% कम हुए। और 50 और 100 के नोट सर्कुलेशन में जाता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि नोटबंदी फैल हुई है। नोटबंदी देश के आर्थिक विकास के लिए अच्छी है और आने वाले जब विकास हो रहा है, मतलब विकास हो रहा है, 5वें स्थान से 7वें स्थान पे चले गए। विकासशील देशों में हम 5वें स्थान पे देश तो 7वें में, तो ये विकास है। इसको विकास बोल रहे हो। जीएसटी कलेक्शन घट रहा है लगातार, जीएसटी कलेक्शन लगातार घट रहा है, लगातार घट रहा है। जीएसटी कलेक्शन लगातार घट रहा है। के बाद में जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है। अरे भाई साहब लगातार घट रहा ना। आपने स्टैंडर्ड बदल दिया उसका कैलकुलेशन का। आज 5% इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, वो 3% है। नहीं चलती है। अरे तो फर्जी आंकड़े पेश कर रही है। आपके दो क्यों चले गए रिजर्व बैंक के गवर्नर? आपके रिजर्व बैंक के दो गवर्नर इस्तीफा देके क्यों गए? आप अच्छे थे तो क्यों चले गए? पर्सनल मजबूरी नहीं है, गवर्नमेंट की नीतियां गलत है। कोई पर्सनल नहीं, कोई पर्सनल नहीं होता देश में। एक सवाल मैं कोठारी साहब से लूंगा। कोठारी साहब, 3 मकसद जो बड़े बताए गए थे उस वक्त, टेरर फंडिंग रुकेगी, काला धन आउट होगा और करप्शन, ये तीनों को अगर हम गौर करें, जो मूल मकसद बताया गया था, तो वास्तव में क्या मकसद में हम सफल हो पा रहे हैं? देखिए जी, टेरर फंडिंग की जहां तक बात है, मेरा जो पर्सनल मामला है कि वो केवल भारत से कोई फंडिंग हो, उस पर कोई टेररिज्म नहीं चलता है। दुनिया में पता नहीं कौन कौन से देश उसको करते हैं, और वो केवल इंडियन रूपी पे ही चलता हो, ऐसा मैं नहीं मानता। एक इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है। आज मान लीजिए जयपुर में जिसके पास में डॉलर है, मैं कह रहा हूं उसमें से 25% फेक है। किसी दुनिया में पता ही नहीं किसी को आपके ये डॉलर में कितने वो बिटकॉइन और चल गया था, सब चल रहे हैं, बिटकॉइन चल गया बीच में, क्योंकि वो अमेरिका अगर उसको चेंज कर दे, वो कर दो तो तेल का मजा है। चल रहा था इंडिया में भी। इंडिया में मालूम है, मुझे मालूम है। एक बार आ रहा हूं। अगर वो डॉलर में फंडिंग होती है या दूसरी करेंसी में किसी में हो, तो आजकल तो एक्सचेंज कराने के सब माध्यम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल सब हम उससे जुड़ गए हैं, इसलिए मैं नहीं मानता कि ये टेररिज्म को रोकने का या उसको कंट्रोल करने का कोई उपाय है। और उसके बाद में कोई ऐसा भी नहीं कि टेररिज्म की जो गतिविधियां हैं वो कोई कम हुई हो, वो चली रही है। और हम जो पाकिस्तान से हमारे जो रिश्ते हैं वो हैं, उनमें जो हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं है। अब ये धारा 370 ये एक एजेंडा अलग है, लेकिन वहां पे कोई सीमा पे कोई ऐसा माने कि बिल्कुल शांति हो गई हो, ऐसा नहीं लगता। ब्लैक मनी का जहां तक बात है, वो जरूर मैंने आपको कहा कि इसकी रिकॉर्डिंग का सिस्टम ये इसने टेक्नोलॉजी ने हमको दे दिया, इसलिए उसको छुपे हुए धन को जो पकड़ना है वो एक आसान हो गया है। और वो हम जानते हैं कि आप अच्छे अच्छे लोगों के, जो बड़े लोग थे या कुछ भी कह लीजिए, वहां से आप एक्सचेंज करने, दोनों कानून जो आए हैं, एक बेनामी एक्ट और एक आय से अधिक संपदा, उन दोनों का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका स्कोप है वो बढ़ रहा है और आने वाले समय में मेरे ख्याल से बढ़ेगा। तो वो अब ये है कि जैसा आपने बताया कि विनिवेश है, ये भी एक विनिवेश है आप कि जो पुरानी पीढ़ी है जिन्होंने जमा कर रखा है किसी भी गलत तरीके से या जो तरीके से, उससे निकाल के आप नया उसमें लाइए। ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये उस प्रोसेस को हम ये कह लीजिए हम स्वीकार कर चुके हैं और ये उसी के परिणाम है। तो मैं नहीं मानता कि ब्लैक मनी का जनरेशन कम नहीं हुआ है। ब्लैक मनी तो आज डे टू डे की लाइफ में सब जगह चल रही है। भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार भी सरकारी सिस्टम में पड़ा है, कहीं पे भी कमी नहीं है। लेकिन वो है कि एक डिजिटल ट्रांजेक्शन जरूर बढ़ गए, तो वो हमारी ग्रोथ रेट को इनको जो कैलकुलेट करने में वो थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं। लेकिन अभी के जो हालात है वो रियल वास्तव में कि डिमांड ही खत्म हो रही है। आप ये एक सबसे चुनौती वाला प्रश्न है कि अल्टीमेटली ये क्या हुआ अचानक। आप वो सबसे सोचनीय प्रश्न है, जिसमें इसका रोल मैं ये कह लीजिए कि बहुत कम मानता हूं। कोई दूसरे कारण है जिस कारण से हम इस चक्रव्यूह में फंसे, जिसको देखा जाना चाहिए। सुरेश जी, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा। मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ही साइबर ठग जो हैं, हम उन पे नजर अभी भी नहीं गड़ा पा रहे हैं।
आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वो आपकी पॉकेट में रखा और आपकी बैंक से पैसे निकल रहे हैं, लायबिलिटी नहीं है फिर किसी की भी, रिकवरी नहीं है उस पैसे की, और जो पीड़ित है वो बस एफआईआर दर्ज करा दीजिए। एफआईआर कोई हल नहीं है उसका, उसकी रिकवरी नहीं है, जिसका गुनाह ही नहीं है और पैसे जा रहे हैं वो। ऐसा है, इसके अंदर काफी सेफ्टी मेजर्स आ रहे हैं। आप देखिए कि डेली जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इश्यू हुआ है या डेबिट कार्ड इश्यू हुआ है, डेली वो मैसेज करते हैं कि आप अपना ओटीपी शेयर नहीं करें, आप अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करें। आपको ये भी इंटीमेट किया जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इंटीमेट करें, अगर आपकी करेंसी विड्रॉ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मिसयूज हुआ है तो उसको इन्फॉर्म करें। फिर क्या होगा उससे? हो क्या रहा है उससे? बैंक लायबल है, नहीं हो रहा, बैंक कर रही है, बैंक कार्रवाई कर रही है, वो बैंक इस पे कार्रवाई क्या, एफआईआर दर्ज करा दीजिए, उसका पैसा नहीं आ रहा उसके पॉकेट में वापस। इसमें टाइम लगता है। किसी भारत का जो सिस्टम है उसमें किसी भी चीज की आप इंक्वायरी करते हो तो वो इमीडिएटली सॉल्व नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर उसका फायदा होगा। और जो चेक पॉइंट है, क्योंकि देखो डिजिटाइजेशन आता है तो नई नई समस्याएं आती है, फोर्जरी होती है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए नए नए तरीके गवर्नमेंट तलाश रही है और वो कर रही है। इस पे नए नए तरीके। और आप ये देखिए कि नोटबंदी से सबसे बड़ा फायदा हुआ है, प्रॉपर्टी की रेट्स बहुत डाउन हुई है। आप ये तो कम से कम 25 से 30% प्रॉपर्टी की रेट डाउन हुई है। आम आदमी की पहुंच पर प्रॉपर्टी पहुंच चुकी है जी। आम आदमी वहां पे पहुंच सकता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स में, पहले म्यूचुअल फंड्स में कम जाता था, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता, क्योंकि काला धन था, भ्रष्टाचार था, तो वो एक का पैसा आपने बी का पैसा उसमें प्रॉपर्टी में लगा देता था। जैसे ये नोटबंदी हुई इसके बाद में म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रोथ कम से कम 25 से 30% हुई है। तो ये सब चीजें नोटबंदी के बहुत फायदे हैं। आपको अभी टाइम ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी से नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में और फायदे होंगे। प्रॉपर्टी के अंदर आप ये देखिए, सुबह जो रेट होती थी शाम को बढ़ते बढ़ते तो उस रेट को पता ही नहीं चलता था कि कितनी रेट होती है। लेकिन आज पिछले 3 साल के अंदर अगर देखेंगे तो रेट के अंदर कोई इजाफा नहीं है, कंट्रोल है, स्टेबल है। तो ये आम आदमी को उससे फायदा है। और आप किसी भी रेट्स को देख लीजिए, आज धान की रेट देख लीजिए, किसी भी रेट थी तो उसमें कहीं भी इजाफा नहीं है। तो आने वाले टाइम में इसका फायदा होगा नोटबंदी। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो मोदी जी ने 50 दिन के लिए कहा था, मोदी जी ने कहा था, आप देखना टेरर फंडिंग के अंदर रुकावट आई है, काले धन पे। आज मैं एक बात कहना चाहूंगा सर आपसे, इतना बड़ा तो टेरर अटैक हो गया सर, 350 किलो आईडीएक्स लेकर कार्ड सर, क्या बात करते हो? जवाब दिया है। अरे जवाब अटैक तो हुआ ना, जवाब दिया। कितने लोग मारे गए? आपके राज्य में सबसे ज्यादा लोग मारे गए, कश्मीर से सबसे ज्यादा लोग मारे गए क्या? पहले कश्मीर से बाहर आतंकवादी आते थे, कभी जयपुर में विस्फोट हो रहा, कभी दिल्ली के अंदर है। अब उनकी हिम्मत हो रही है कि कश्मीर से बाहर निकलने की। ये मोदी जी का विजन है कि कितने विस्फोट होते थे पहले बाहर? क्या बात कर रहे हो? आए दिन दिल्ली के अंदर, कभी जयपुर में, कभी अहमदाबाद में बहुत विस्फोट हुए। अब ये बता दिए पिछले 5 साल के अंदर अगर जयपुर कश्मीर से बाहर कोई विस्फोट हुआ हो या आतंकवादी, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो कश्मीर से बाहर निकल जाए। तो ऐसा आपने वहां बैठा दिया उनको, पत्थरबाजों पे कितनी लगाम रखी है। पहले आए दिन पत्थरबाजी, अभी तो पत्थर फेंके थोड़े दिन पहले, जैसे आपने कर्फ्यू हटाया वैसे आए दिन पत्थरबाजी होती थी, उस पर बहुत लगाम लगी। अभी तो 3.5 महीने से बंद कर रखा ना। 370 का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इन्वेस्टमेंट वहां पे खुलेगा, मेडिकल फैसिलिटी वहां पे खुलेगी। आप ये देखिए कि आज लेह और लद्दाख के अंदर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, सरकारी हॉस्पिटल के अलावा कोई भी फैसिलिटी नहीं है। अब वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलेंगे, टूरिस्ट बढ़ेगा। फिर भी चुनाव क्यों हार गए आप? कहाँ पे चुनाव? जम्मू में कौन चुनाव है ना? कोई चुनाव नहीं, स्थानीय चुनाव भी हुआ जिसमें आपको 25% भी वोट नहीं मिले। किसने कह दिया नहीं मिले? अरे आपको पता नहीं है तो पता करो सरकार से अपनी से भाई। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि खाली बीजेपी ने लड़ा चुनाव सिंबल पे, बाकी विपक्षी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा और आप वहां हार गए बुरी तरह से। अगर बहुत अच्छा फैसला था तो जनता ने क्यों नकार दिया? क्यों नकार दिया? कहा इंडिया ने 303 सीटें आई है ना। अरे इंडिया ने तो उसके पहले दी थी आपको, बाद में थोड़ी दी है, वो तो पहले दे दी थी। हरियाणा और 307 आपके साथ हो गया। आज मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया महाराष्ट्र में, वो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। तो आपको कहाँ वोट दे दिया लोगों ने? जो चीज हरियाणा में आपने जोड़ तोड़ की सरकार पैसे के बल पे बना ली, उसके पिताजी जेल में बंद थे तो उसको निकलवाने के नाम पे सरकार बना ली। गलत बात है ये। आधा घंटे में पैरोल दे रहे हो, पिछले आधा घंटे में पैरोल पिछले अरे कितने दिन तक देश का दुरुपयोग करोगे आप लोग? लेने से पैरोल की एप्लीकेशन लगी, कोई नहीं, आधा घंटे पहले लगी। आप क्या बात कर रहे हैं यार? सीआई वालों को अरे क्या आधा घंटे पहले पूरे अखबार झूठ बोल रहे हैं, आपका मीडिया बोल रहे हैं, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। 3 मई
ये राज देसाई का बताओगे वीडियो अभी आपका जो बहुत बड़ा पत्रकार है, उसकी पेरोल पे लगी हुई थी, आधे घंटे पहले लगी, आधे घंटे पहले नहीं। क्या बातें कर रहे हो, बातें कर रहे हो। पेरोल पे एप्लीकेशन तो उसी दिन कैसे हो गई फिर 3 महीने जब शपथ ग्रहण है तो? ऐसा कुछ 4 दिन बाद क्यों नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं है। अरे किसको सिखाते हो ऐसे? चलिए मैं एक बात जानना चाहता हूं, लेकिन सुरेश झूठ बोलने का तो काम प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक है ना। तो देखिए फेक करेंसी ऐसी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी हमारे यहाँ पे। जैसे अभी कोठारी साहब कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी डॉलर जो है, हालांकि पाउंड भी है लेकिन चलन में डॉलर ज्यादा है। इंटरनेशनल हाँ, करेंसी तो डॉलर है। डॉलर में जितनी फेक करेंसी चल रही है उसके तो आसपास भी नहीं थे, मतलब उसके कुछ परसेंटेज भी नहीं थे। हमारे यहाँ पे जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार फेक करेंसी उस दौरान प्रचलन में थी। कहा जाता है कि 300, 350, 400 करोड़ तक मैक्सिमम ये माना जा रहा था। अर्जुन मेघवाल जी जो आपके उस समय के राज्य मंत्री थे फाइनेंस के, उनका कहना था, तो बहुत भारी नहीं था वो। दूसरा, टेरर फंडिंग रोकने की वजह से कमर टूटनी चाहिए थी टेरर की, ये कहा जा रहा था। लेकिन कश्मीर में हालात को सामान्य नहीं हो पाए। वहां जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हमारे जवानों पे अटैक, उसके बाद दूसरे जो हमारे ड्राइवर लोग जा रहे हैं, बहुत सारी जगह जिस तरह के बड़े अटैक को मारा जा रहा है, आज की तारीख में मारा जा रहा है। वो एक अभी भी एक सवाल खड़ा करता है कि टेरर फंडिंग, जैसे बात सही है कि आज ये कोई जरूर नहीं कि भारत में आतंक जो पनप रहा है उसकी फंडिंग कश्मीर में ही हो। वो अमेरिका भी हो सकता है, वो ब्रिटेन भी हो सकता है। टेरर फंडिंग कहीं भी हो सकती है और किस माध्यम से, कहां, कैसे हो सकती है। जैसे हम एक आम भाषा के अंदर कहते हैं, ये हवाला कारोबार वो केवल हिंदुस्तानी दुनिया में है और उसका पैसा कोई कहीं से भी किसी को भी दिला सकता है। तो मैं ब्रेक आपको रोकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि ये इश्यूज जो हैं इस पे क्या कहना है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं नोटबंदी के 3 साल। गर्ग साहब, मैंने आपसे 3 सवाल किए थे। टेरर फंडिंग की बात की थी, टेरर की कमर नहीं टूट पाई, फंडिंग का तो पता नहीं अभी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कमर नहीं टूटी। और आपकी बात में ये दम है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जो ब्लास्ट हो रहे थे जगह जगह पे वो सुनाई नहीं आ रहे हैं, ये ठीक बात कर रहे हैं आप। लेकिन जो मूल मकसद कश्मीर को लेकर के था वो अभी मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई कमर टूट पाई है कि यहां साहब आतंकवाद खत्म हो गया और बिल्कुल वो किसी भी तरह के उसके लिए तरस रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां दिखाई नहीं दे रही। आतंकवाद में काफी लगाम लगा है। आप ये देखिए कि पहले आए दिन विस्फोट करके भाग जाते थे, लेकिन अब उनकी आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है। अगर वो विस्फोट करते हैं या ग्रेनेड फेंकते हैं तो इमीडिएटली उनकी पहचान हो जाती है, उसको पकड़ के उसी टाइम पे उनको शूट एंड साइड कर दिया जाता था। जबकि पहले ये होता था कि वो भाग जाता था। एक बात जानना चाहता हूं सर, एक बात जानना चाहता हूं, ये कौन सा तंत्र विकसित किया आपने कि तुरंत उसका पता लग जाता है? ये मैं बताइए, हमारी मिलिट्री, हमारी सेना पहले से काफी एक्टिव हो चुकी है। पहले नहीं थी, सुस्त बैठी हुई थी। ये क्यों इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं आप लोग? सेना का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। आज मोदी जी ने सेना को फ्री हैंड दे रखा है। अरे सर ये देखो, मत कहिए आप, ये बात कहने में बहुत अच्छी। आज तक हिंदुस्तान की सेना कभी हाथ पे हाथ रख करके नहीं रहती हुई थी जब उसको अवसर मिलता था। प्रॉब्लम अगर 300 ये कश्मीर की प्रॉब्लम कहां से हुई है? नेहरू जी से ही तो प्रॉब्लम हुई ना। अरे सर तो आप कहां लेकर के जा रहे हो उसको? मैं यही कह रहा हूं कि इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, इतने लोगों को टेरर फंडिंग में, टेरर फंडिंग के अंदर बहुत कमी आई है। मतलब आप ये देखिए, देखो पत्थरबाज, पहले आए दिन पत्थरबाजी हुआ करती थी, आजकल आप सुनने में नहीं आ रहा। कभी यदा कदा अगर मिलनी है तो पत्थरबाजी बहुत कम हुई है। और इसी तरीके से पत्थरबाजी कराओगे क्या आप भी? 1.5 लाख नहीं है, फिर भी हर 10 आदमी पे एक सिपाही लगा हुआ आज की तारीख में कश्मीर में, आपको पता है? 10 आदमी पर एक सिपाही है। कोई बड़ा कदम सेना का कोई बड़ा कदम होता है तो उसके पीछे और कितना पैसा खर्च हो रहा है उसका हिसाब लगाओ। अच्छी बात है। नहीं, इतना पैसा जो खर्च हो रहा है आज की तारीख में उसका कितना हिसाब है? पहले उससे डबल पैसा, कितना पैसा खर्च कर रहे हो? विकास में नहीं लगता था, भ्रष्टाचार तो अभी सुरक्षा में लग रहा है। पहले पैसा तो लग ही रहा है। पैसा तो पहले भी लगता था, अभी भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है। पहले कश्मीर में जो पैसा जाता था उसको कोई पूछने वाला नहीं था कि वो पैसा कहाँ जा रहा है।
आज कम से कम पूछने वाला तो है ना, पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है या कहाँ पे खर्चा हो रहा है। वो सारी जनता इसीलिए विरोध कर रही है, सारी सुविधाएं बंद कर दी आपने उनकी, और वो आपका नतीजा देखने को मिलेगा। उनको बात है ना कि वो जो पार्टियां हैं वो उसका विरोध कर रही है, क्योंकि उनको तो आपने लोकसभा चुनाव कराए, विधानसभा क्यों नहीं कराए? विधानसभा क्यों नहीं करा रहे हो? पूरे देश में करा दिए। 300 वहां पे केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, तो कहां से क्यों नहीं विधानसभा चुनाव कराए आपने उस समय? आने वाले टाइम में हो जाएंगे चुनाव। अभी कराओ ना, घोषित करो ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको? जब सब कुछ ठीक है, आपके पक्ष में है, तो चुनाव करा लेना चाहिए। टाइम में वहां पे विधानसभा के भी चुनाव होंगे। बिल्कुल, और शांति पहले से बेहतर हुई है, पत्थरबाजियों में कमी आई है, आतंकवादी कश्मीर से बाहर निकल नहीं पा रहे। पहले तो साले पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहा जहां भी जाओ वहां पे आतंकवाद अपना विस्फोट करते थे, आज कश्मीर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। स्लीपर सेल्स को आपने काफी हद तक तोड़ने की कोशिश की, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन कश्मीर के जो टेररिस्ट थे इंडिया में कहीं अटैक नहीं कर रहे थे, केवल कश्मीर तक सीमित रह पा रहे थे। अगर जैसे जयपुर में ब्लास्ट हुआ तो जयपुर के ब्लास्ट के पीछे कश्मीर के आतंकियों का कोई हाथ नहीं रहा। हो सकता है कि दूसरे लोग उसमें कुछ इंटरनल वो कर रहे हो, तो या मालेगांव का हो या दूसरे गांव का, मुंबई का हो, कहीं का भी हो। ऐसे कुछ घटनाएं जो हैं, ब्लास्ट की बात कर रहा हूं मैं, मुंबई अटैक का एक अलग विषय है। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। श्याम जी, बहुत आपने भी काफी मशक्कत की है पूरे नोटबंदी को लेकर के, 3 साल को, लेकिन अगर हम एक तराजू में तोले तो कहां पाते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, जिस सपनों को लेकर के नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी, उसको अगर एनालिसिस किया जाए तो देखिएगा भारत में ये रिजर्व बैंक ने 98% रुपया जमा कर लिया। उसके बाद भी आज भी नेपाल और एक जगह नेपाल और भूटान में भारत की करेंसी कितनी रह गई उसका हिसाब किताब नहीं दे पाए। मतलब कहने का मतलब जिस कालाबाजारी को रोकने के लिए, कालाबाजारी के करने के लिए नोटबंदी की और 33,000 करोड़ रुपए नोटों की छपाई में लगा दिए। अब ये कह रहे थे कि हमने देखिए 500 का नोट बंद किया, बंद नहीं किया, नया नोट निकाला। पुराने नोट में क्या कमियां थी, क्यों उसको बंद किया गया, मुझे नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद 2000 रुपए का नोट अगर आपने लिया है तो फिर नोटबंदी का कोई महत्व नहीं रह जाता। नोट आपने तो 1000 का बंद करके 2000, उन 1000 का बंद करके आपने 2000 का नोट दे दिया, तो आप सुरक्षित तरीके से लाखों का व्यापार जेब में रख करके कर सकते हो, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं होती। पहले नोट को ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हमने नोटबंदी के लिए उन्होंने जो सपने दिखाए थे, पूरा देश बैंकों की लाइन में खड़ा हुआ। ये निश्चित कहा जा सकता है कि बैंक के लोग जो काम करते थे वो मालामाल हुए। बहुत सारे जो कारोबारी इनके सहयोगी थे, इस तरह से जिस प्रकार की छूट मिली, जो कुछ हुआ इस देश में देखने को सबको मिला। और ये बात भी कही जा सकती है कि आपने यूपी का चुनाव बड़ी आसानी से बहुत अच्छी तरह से जीता, क्योंकि उनके नेताओं को आपने धराशायी किया नोटबंदी के माध्यम से। मायावती तो उजागर हुई सामने, आपके निश्चित रूप से अखिलेश के ऊपर भी प्रभाव हुआ, सारी बातें हुई, सारी बात हो सकती है क्योंकि बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत किया गया। देश में जिस प्रकार का वातावरण उन्होंने कहा था कि हम अपने पैसों को लेने के लिए लाइन लगाने के तैयार थे, 2000 या 4000 रुपए से ज्यादा बैंक से ले ही नहीं पा रहे थे। तो ये बात सही कही जा सकती है कि हम नोटबंदी देश के हित में लाते और साथ में फिर जीएसटी ले आए साथ के साथ। तो ये जीएसटी और दोनों का मिक्स हो जाने के बाद आज भी कारोबार के प्रति देखिए आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक कितना पैसा ले लिया। अब वो अगर वो हिसाब किताब लगाया जाए, देखिए 1,76,000 करोड़ तो भी लिया था, उससे पहले अगर लिया जाए कि 13,000 करोड़ उससे पहले लिया था, और आज अगर कह दें 30,000 करोड़ फिर ले लिया, 3,89,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक से ले लिया। 3,89,000 देखिए 1990 में जो हमारा गोल्ड लिया था तो इतना हुआ था विवाद, सब कुछ हुआ था, इतना 1000 करोड़ रुपए लेने के बाद भी आज बेरोजगारी की स्थिति क्या है देश में। अब देखिए हमारी बेरोजगारी की स्थिति को अगर एनालिसिस किया जाए 8.19% है, और अगर विश्व की बेरोजगारी को देखें तो 4.95 है। तो ऐसी स्थिति में विश्व में इतनी नोटबंदी में मोदी जी ने ये गारंटी नहीं दी थी कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। ये सारी चीजें आखिर इस देश के लिए आप बहुत कारगर तरीके से इस उपाय को करना चाहते थे तो निश्चित से अपनी पहले से बैंकों की एटीएम की व्यवस्था करते, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी, और आपने जल्दबाजी में कदम उठा करके इस देश की अर्थव्यवस्था पर जो प्रहार किया उसका आज हम खामियाजा भुगत रहे हैं।
और आप देखिए आने वाले समय में जिस प्रकार की बेरोजगारी की स्थिति हो जाएगी और उद्योग धंधे जो चौपट हुए हैं, वो आपको अब देखिएगा, अब केंद्र सरकार बोलने की स्थिति में नहीं है कि हम किस प्रकार से आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, क्योंकि सुधारने की स्थिति बन नहीं पा रही है। पार्लियामेंट में इसको खुली चर्चा करानी चाहिए, वो चर्चा कराने से अब कतराते हैं। अब शीतकालीन अधिवेशन आएगा, उसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो नोटबंदी और उसके बाद जो स्थिति बन रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, और जो कुछ आपके सामने घटनाक्रम देखने को मिल रहा है मार्केट में, ऑटोमोबाइल तो खत्म ही हुआ एक तरह से, उसकी तो आज अभी तक सामने आ रही है कि इस बार पहली बार दीपावली पर बिक्री कम हुई है। तो आप देश में किस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते हो? क्या देश में आप विदेश में जाकर के अपनी स्थिति को इस तरह से उजागर करोगे? अपने देश की आर्थिक स्थिति को पहले मजबूत करना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से विपक्ष को खुले रूप से आमंत्रित करके विचार विमर्श करो। देश में कोई संकट आ रहा है तो आप खुद सेल्फ, केवल बीजेपी या उसके समर्थित लोग ही ठीक कर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको विशेषज्ञों को लेकर के बैठना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को खुले वातावरण में कहना चाहिए विपक्ष को कि भाई ये स्थिति बन गई, अब उसको कैसे निकाला जाए। इस पर विचार मंथन होने के बाद इस देश की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। नहीं तो बाकी देश जिस तरह से ज्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ पहले आर्थिक मंदी का जिस प्रकार से बैंकों वगैरह पर फर्क नहीं आया था, अब आप देखिएगा ना 15 बैंकों को, फिर आप कह रहे हो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कम कर दी, वो एनपीए बढ़ गया, घाटा बढ़ गया, उसको छिपाने के लिए सब कुछ स्थिति हो रही है पैदा। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि हमारे आने वाला संकट और नहीं बढ़े। इसलिए आपको खुले रूप से प्रधानमंत्री जी को प्रतिपक्ष के साथ में बैठ करके बात करनी चाहिए कि हम आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। इसमें किसी का बुराई वाली बात नहीं है, और पार्लियामेंट सेशन में इसको विशेष रूप से इस पर करो चर्चा, कहोगे कि हम कैसे क्या सुधार कर सकते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कोई वातावरण खराब नहीं हो जाएगा। प्रतिपक्ष को इतना नहीं हो जाएगा कि प्रतिपक्ष आपको कोई अच्छे सुझाव देगा तो मान लेंगे तो स्थिति खराब होने वाली है। इसलिए मोदी जी आप और अमित शाह जी अपनी पार्टी को संभालें या गृह मंत्री को संभालें, एक पद को छोड़ना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तक आप में पार्टी का अंश जब गृह मंत्री के बीच में रहता है तो व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती। अभी महाराष्ट्र वाला मामला आएगा तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी बीजेपी के हैं। तो इस नाते से वो अब क्योंकि सिफारिश आएगी वहां पर राष्ट्रपति शासन करने की, तो कौन देगा? गृह मंत्रालय देगा। गृह मंत्रालय में कौन मुखिया है? भाजपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजों में आप अच्छे कदम उठाना चाहते हैं तो स्वागत करते हैं, सब लोग सारे साथ हैं, हम भी साथ हैं। आम नागरिक दुखी ना हो, और जिस प्रकार की वातावरण छाया है उसको कैसे उभार करके देश को एक फिर नया वातावरण कैसे दो, इसके लिए ऊपर मंथन जरूरी है। चलिए मैं लौटूंगा वापस, मैं भंवर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, कुछ एक चीजें तो हैं जो कहा जा रहा है कि देश में कई जगह पहले ब्लास्ट होते थे, कोई टिफिन में बम रख गया, कोई साइकिल पे बम रख के चला गया, वो चीजें रुकी हैं। हालांकि अब वो कैसे रुक रही हैं, नोटबंदी भी एक कारण हो सकता है कि स्लीपर सेल्स को पैसा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जब करेंसी मार्केट में होती है तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि पैसे कैसे आ सकता है। खैर, अभी सुरेश जी ने दावा किया कि करप्शन का कोई चार्ज नहीं लग पाया, और टेरर फंडिंग का भी जो आपने सुना जिक्र जिस तरह से किया, वो मैं जैसे आपसे कह रहा था कि देश में कहीं ब्लास्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बड़ी वजह रही कि ये करेंसी को आउट करने की वजह से ये रुका है। देखो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि सब ब्लास्ट, टिफिन ब्लास्ट और ये ब्लास्ट, ये तो ये छोटे छोटे संगठन थे ना देश में, जिनको उसी समय खत्म भी कर दिया गया एक तरह से। लाल चौक में ब्लास्ट हुआ ना, लाल चौक में तभी ब्लास्ट हुआ। अभी वहां कश्मीर में तो चल रहा है, उसकी मैंने बाकी में कश्मीर के बाहर अभी ये तो पिछले जब मोदी जी नहीं आए तो उसके पहले कब ब्लास्ट हो रहे थे। अभी तो क्या है, अभी तो अगर अफगानिस्तान में अभी तो पीक्यू की स्थिति, अगर वहां से अमेरिका सेना हटा लेगी फिर आप देखो स्थिति और खराब हो जाएगी आपकी। अभी तो सारे के सारे लोग उधर लगे हुए हैं ना, वहां पैसा फंडिंग वहां से होता है, अमेरिका से सब कुछ मिल रहा है, तो अभी शांत है वो। और वैसे ही वहां सेना हटी, आपको उसका देखिएगा आपकी स्थिति। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बातें बोल रहे हैं कि सब कश्मीर से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। छोटे छोटे जो दल बने हैं यहाँ पर जो ये इस तरह के ब्लास्ट करते थे, उनका तो सफाया पहले भी हमारी जो है एटीएस वगैरह जो भी बनाई थी, टास्क फोर्स से बना दी थी, उन सब ने किया है। जैसे साउथ के अंदर भी इस तरह के होते थे, नक्सली लोग जो कर रहे थे उनके खिलाफ ऑपरेशन चला करके कार्रवाई पुरानी सरकारों ने भी कर दी थी, तो वो तो कार्रवाई होती रहती है और अभी भी कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहती है। तो ये इतना बड़ा देश है, ये तो चलती है। लेकिन मुख्य बात जो इनकी है कि साहब इससे ये भ्रष्टाचार खत्म हो गया। देश में भ्रष्टाचार के आंकड़े देखो, दुनिया में भ्रष्टतम देशों में आ रहा भारत।
आप दुनिया की अभी रैंकिंग आई है ना, उसमें भारत की रैंकिंग भ्रष्ट देशों में बढ़ी है, भ्रष्टतम देशों में। तो ये कौन सी दावा कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहां से इनके आंकड़े, कौन से मोदी जी आंकड़े पे जो वर्ल्ड वाइड जो है, आप अभी जो देश के अंदर खुद के आंकड़े आए हैं उसके अंदर हमारे तमाम राज्यों में भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपराध सब बढ़े, और बीजेपी राज्यों में नंबर टॉप है आपका यूपी। तो देख लीजिए नंबर टॉप पर यूपी है, तो कहां भ्रष्टाचार कम हो गया, कहां अपराध कम हो गए, कहां मर्डर कम हो गए, कहां सुशासन हो गया, मेरे को बात करो ना। और फिर मैं दूसरी बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल पे आपने 1000 करोड़ रुपया एक राफेल पे आप खा गए, और आपको शर्म नहीं आती है बोलते हुए कि साहब आपको शर्म नहीं आती है? जो 500 रुपए 500 करोड़ का जो राफेल था वो आपने 1500 करोड़ में गया। अरे अपने आप को कह देने से थोड़ी, आपने उसमें पार्लियामेंट कमेटी बनाई, शर्म आनी चाहिए। पार्लियामेंट का वाइट किया आपने, उसमें पार्लियामेंट कमेटी आज तक नहीं बनाई। आपने पार्लियामेंट कमेटी बनाई, पार्लियामेंट कमेटी बना देना अगर आप ईमानदार थे। आपने लोकायुक्त बैठाया, आज तक नहीं बनाया। जो मोदी जी कल तक बोलते थे, अरे समर्थन क्या होता है, सच्चाई बोलने में रोक देगा, क्यों नहीं लगा? मोदी जी का तो नाम आएगा, क्या भ्रष्टाचार में उनका नाम नहीं है? अरे वो बहुत आज जो है, आज अडानी को सब कुछ बेच रहे हैं, तो क्या नहीं कह रहे लोग? आज अडानी और अंबानी उनका कितना बड़ा दोस्त है, वो सारा पैसा दे रहा है उनको। क्या पैसा नहीं दे रहा? चुनाव लड़ने के लिए कौन ने पैसा दिया पिछले चुनाव में? किसने पैसा दिया? 45,000 करोड़ अंबानी ने आपको दिया, बीजेपी को 45,000 करोड़ आपको दिया। आप बोलते ईमानदार हो? कहां से ईमानदार हो? बिल्कुल भ्रष्टाचार पर कौन सा भ्रष्टाचार देश में बढ़ रहा है ना, पूरे देश में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। मोदी जी का भ्रष्टाचार, आप लोगों को क्या है? आपके अमित शाह पे बेटे पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? आरोप नहीं है, जवाब दे पा रहे? जो सवाल उठाता है उसको बंद करते हो जेल में ले जाके। अरे आएगा आपका ये सारा भंडाफोड़ हो जाएगा, चिंता मत करो। आप जो कर रहे हो आज वो सबको पता क्या कर रहे हो। आज सारी की सारी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग अगर कोई ने किया तो आप कर रहे हो। आज की तारीख में सारी इतलाही चला रखी है। आज सीबीआई का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, सेल्स टैक्स का दुरुपयोग, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो। अरे मोदी जी कहाँ के ईमानदार है? पूरा देश तो बेच दिया अदानी और अंबानी का आपने, शर्म नहीं आती आपको? अरे बनाया देश को बेच रहे हो। आपने क्या बना दिया इस देश में? क्या बना के दिया? देश को 5वें स्थान से 7वें स्थान पर, जीडीपी 7 से 3% के ऊपर क्या बना के दे दिया अपने देश को? अरे आपके देश में नहीं थी जब दुनिया में आई थी। अरे पहले जब दुनिया में आई थी हमारे लिए आई थी। चाइना से भी आज जानते हैं अर्थशास्त्री, आज जो वित्त मंत्री क्या जानती है अर्थशास्त्र को? आप क्या जानते हैं प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र को? कुछ नहीं जानते। कोई भ्रष्टाचार को कुछ नहीं रुका है। आज पूरा खेल चल रहा है भ्रष्टाचारियों। अरे दुरुपयोग तो आप ही कर रहे हो। कर्नाटक में सरकार कैसे बनाई? 1 नंबर में कितना पैसा दिया आ रहा ना सामने आपका। अरे आज कर्नाटक में आपने सरकार बनाई, ईमानदारी से बनाई क्या? कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है हम लोगों को खरीदने में आपने। जहाँ जब 2 का आपके कैंडिडेट नहीं आए सरकार बना दी, और नोटबंदी से आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। आज आपको पता है जो छोटी छोटी बचत आती थी ये देश क्यों जिंदा था? अरे सुनो आप, बाद में जवाब देना, सुन लो मेरी। आज ये देश का छोटी छोटी बचत के द्वारा जो पोस्ट ऑफिस में होती थी, जो बैंकों में होती थी, जो महिलाएं करती थी, सारी खत्म कर दी आपने, पूरी खत्म कर दी आपने। कोई बचत नहीं आ रही है। आज हमारी सेविंग बैंक की सारी डिपॉजिट घट गई है, आपकी वजह से घटी है। 2014 के पहले आज बैंकों का हाल क्या कर दिया आपने? किसके आराम चलते थे? आप ही लोग आराम करने वाले हो, आम आदमी थोड़ी करता। आम आदमी नहीं करते। कितना बड़ा भ्रष्टाचार बैंकों में आपने कर दिया, इसको रिजाइन करना पड़ा। अरे आपके लोगों ने कितना पैसा खा लिया हरियाणा में, देखो जाके बैंकों में करना पड़ा। आपके लोगों ने कितना अकाउंट खोल के पैसे खा गए, कितने अकाउंट। ये नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं हुआ कहीं पर भी। सुनिए, चलिए करप्शन चलता रहेगा, कब खत्म होगा? मुझे लगता है कि दुनिया का शायद कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। ये दावे बिल्कुल नहीं करने चाहिए। गर्ग साहब बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो जड़ है नोटबंदी से, अब मैं तो कहूंगा दोबारा नोटबंदी कर दीजिए आप। मूल जो समस्या है अभी उसमें जाने की कोशिश करें। हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए जिससे हम जूझ रहे हैं, और अगर रोजगार नहीं मिला तो आप सोचिए कि आप पे जितने भी दावे हैं, कोई गवर्नमेंट हो, आप उसको रोक नहीं सकते। मैं कोठारी साहब का किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में देखो कितनी बढ़ रही है वापस। सुनिए, राजस्थान में तो किसानों की आत्महत्या हुई नहीं रही। आपके राज्य में हुई ना? अरे सुनो कभी नहीं हुई थी। एक मिनट, पहले कभी हुई नहीं। आपके राज्य में हुई, आपके राज्य में हुई, पहले नहीं हुई थी। बाबर सिंह के
चलो 10 महीने हो गए। सुरेश जी, आपने तो महाराष्ट्र में बोला था प्रधानमंत्री ने मैं आत्महत्या बंद कराऊंगा, करवा दी क्या उन्होंने? 10 महीने हो चलो, गए। कोठारी साहब का वो कांग्रेस वाले करेंगे, मैं थोड़ी कर दूंगा। किसान एक बार मैं कोठारी साहब पास में जाना चाह रहा हूँ। कोठारी साहब, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से समझो, कुछ भी समझिए, लेकिन वास्तव में इस पे कोई नोटबंदी का भी असर है? ये कहा जा रहा था लोगों को, पहले लोगों की ओर से, कि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर खड़ा हो गया था हमारे यहाँ पे, एमएसएमई और इनका सबका तो एक अलग इश्यू था, बट रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे पब्लिक के बीच में उसको कैसे भी संगठित रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है वो उसकी कमर टूटी है। तो क्या ये माना जा सकता है कि केवल काला धन की वजह से ही रियल एस्टेट टिका हुआ था कि और कोई वजह है? आज बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चिंता है। गवर्नमेंट दावे कुछ भी करे, लेकिन हम स्थितियां जो सामने देखते हैं वो सबके से किसी से छिपी नहीं है। देखो, बेरोजगारी का जो मैं सबसे बड़ा जो कारण मानता हूँ, जिस कंट्री में अभी ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो अगर आपने रास्ते को पकड़ा है, हमने भी पिछले सालों में ये डिमोनेटाइजेशन भी एक टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। दूसरे भी हम बाजार में फ्री इकोनॉमी का मार्केट है, वो स्विगी आ गया, ऑनलाइन वाले आ गए, अब रोक नहीं सकते, वो फ्लिपकार्ट है, सब है। तो टेक्नोलॉजी की जो नेचर होती है वो एंटी इंडस्ट्रियलिज्म और एंटी ह्यूमैनिटी होती है ना, वो इंडस्ट्री को खत्म करती है और मानवता की दुश्मन होती है। तो वो दोनों उसके नेचर है। अब आप और मैं या सरकार कोई भी किसी को भी हम दोषारोपण दे लें, वो अपना प्रकृति को अपना दिखा रही है और उस को ये कह लीजिए। अब इंडिया में हमको टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन किस सेक्टर में करना है, किस में नहीं करना है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन की साइज क्या है, एजुकेटेड लोगों की साइज क्या है, स्किल्ड लोग है कि नहीं है, ये सरकार को तय करने का एक रास्ता सोचना चाहिए था उसके पहले। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि नहीं, एक गांव में भी साला सैटेलाइट से सब चीजें वो हो, तो वो ठीक है, सैटेलाइट जाएगा तो वो फिर 50 जनों को, दूसरों को रोजगार को खत्म भी करेगा। ऐसे ही अपन ये इंडस्ट्री में देख रहे हैं। आप दुनिया का हर तरीके का माल चाहिए, कंज्यूमर को जो सस्ता मिलेगा वो खरीदेगा, वो किसी का ओपन मार्केट है, वो खरीदेगा, तो फिर लोकल इंडस्ट्री पिटेगी। आप कॉम्पिटिटिवनेस, आज तक मोदी जी ने मेरे ख्याल से जितने साल का शासन है, मैंने कभी उनके मुंह से नहीं है कि हम भारत को की इंडस्ट्री को दुनिया में कॉम्पीट करने लायक बनाएंगे और उसके लिए कोई सहयोग देंगे। हम मेक इन इंडिया तो कर देंगे कि यहाँ आओ और काम करो आप, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है, उनको कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे। तो जब तक आप दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, आप इसीलिए आप ये समझौते से आपको आउट होना पड़ा कि हमारा है ही नहीं, नीचे का सब धरातल किसका हुआ है। तो आज 10 सालों के राज में, जितने सालों का राज है, उसमें हमने एक काम ऐसा नहीं किया। एंटी इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिशन कमीशन, दुनिया भर के कानून, दुनिया भर के इतना मायाजाल इंडस्ट्री के सामने खड़ा कर दिया कि वो साला दिन भर उसके दिमाग में है ना, वो रिटर्न भरने में, कागजी कार्य करने में आधा उसे में निकल जाए। सरकारों के पास में इतने राइट, इतने डिपार्टमेंट आप पे हावी है, वो है, उनको इतने अधिकार आपने दे दिए कि कोई कहीं किसी की सुनवाई नहीं, कोई धनी धोरी नहीं, उससे करप्शन भी बड़ा। 100 रुपए किलो तो प्याज हो रहा है। क्या है कि टेक्नोलॉजी, हालत ये आज की तारीख में इनका इतिहास इतना बढ़िया राज है, 100 रुपए किलो प्याज की रिकॉर्डिंग है। इसलिए क्या है कि आदमी फंस गया कि अब मैं न तो झूठ बोल सकता, और झूठ बोल दिया तो वो अफसर भी हो चाहे कोई भी हो, वो उसका रास्ता नहीं निकाल सकता। तो ये एक ट्रांजिशन फेज है, और ये ट्रांजिशन फेज मेरे ख्याल से हमको कम से कम भारत जैसे देश में इसके 10-15 साल तक पिटफॉल्स को देखना पड़ेगा और इस दौर से हमको गुजरना पड़ेगा। इसमें यही है कि इससे इंटेलिजेंटली कैसे गुजरा जाए, अब दिमाग लगाने की। तो ये तो कहा जा सकता है कि नोटबंदी के आगे देखिए, इसके तो परिणाम और दुष्परिणाम दोनों ही आते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो ये कहा जा सकता है कि इसकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा डीपली नहीं हुई कि इसके आगे जाकर के क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दुनिया में जो आप टेक्नोलॉजी का कोई दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता कि इसके पिटफॉल्स क्या होंगे। आप फ्री इकोनॉमी, ह्यूमन नेचर है, आपकी उंगली अभी यहाँ है, 2 मिनट बाद ये कहोगे, आप खुद नहीं बता सकते। आप ये फ्रीडम का बिहेवियर है। आप तो हम एज हमारी कंट्री को हम देखें कि कौन सी चीज को हमको लागू करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत। दुनिया में आज अमेरिका का मुकाबला कर सकते, अमेरिका के पर कैपिटा इनकम $60,000 है, हमारे तो $2,000 है, हम उसको कैसे कर लेंगे। आप तो दुनिया आप करोगे सब राजा महाराजाओं जैसे रहेगा, चप्पल वाला भी हवाई जहाज में घूमेगा, वो घूमेगा, तो कैसे घूमेगा भाई। कोई तो कब नहीं बोलते मोदी जी चप्पल वाला जो हवाई जहाज में घूमेगा, 4 गुना किराया वसूल कर रहे हैं जयपुर दिल्ली का। कॉस्ट फिर कोई हम बियर कर रहे हैं, रोकने वाला नहीं है। जो विनिवेश या हालत ये है हवाई जहाज जा रहे हैं, फिर वो हम बियर कर रहे हैं। इसमें 2 ही तरीके हैं, इसमें परफॉर्म और पेरिश। आप या तो परफॉर्म करके दिखाओ दुनिया में, अपना माल बेचो, दूसरे कंट्री को बर्बाद
करना आना चाहिए, और नहीं तो आप बर्बाद हो गया। इसमें तीसरा रास्ता ही नहीं है आप इकोनॉमिक्स में, ये ऐसी इकोनॉमिक्स है। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन बदल गई इकोनॉमिक्स की, और बिल्कुल फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं वो, ये बात तो ठीक है कि बड़ी चैलेंजिंग मोड पे आज हम दावे चाहे कुछ भी किए जा रहे हो, लेकिन नहीं, वो तो इसमें अगर हमने सही रास्ता नहीं पकड़ा तो ये इतना लंबा दौर है कि उसमें से किसी को रास्ता ही नहीं सूझेगा निकलने का। आप चक्रव्यूह 2-4 साल में, हाँ, ये उधार का मायाजाल है, ये डेप्ट इकोनॉमी और जो ग्लोबल कैपिटल, कई देशों की हालत बिगड़ चुकी है, बर्बाद हो चुकी है वो। इसमें से रास्ता ढूंढना अब मुश्किल हो जाएगा। चिली में देखो आप मेट्रो किराए को लेकर कितनी आगजनी हो रही है। चलिए मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए मकसद जो भी थे आपने काफी डिटेल में उसको बताया, लेकिन अभी भी सरकार का जो दावा है वो यही है कि नोटबंदी के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए और प्रतिपक्ष इसको एक राजनीति का अखड़ा बना रहा है, कहें कि सियासत है। खासकर कांग्रेस की बात करें तो अटैक भी कर रही है। तो यह वास्तव में इसका भी मकसद जो है हमारे फिर राजनीतिक पारा चढ़ाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी जो जिस तरह की डाउनफॉल में जा रही है उसका एक बड़ा कारण प्रतिपक्ष का मानना है कि देखिए योगेंद्र जी, अब केंद्र सरकार खुद मोदी जी ने नोटबंदी को लेकर के बहुत प्रचार प्रसार नहीं किया जो 2019 में चुनाव जीतने में। उन्होंने हमेशा राष्ट्रवाद को लिया, उन्होंने सारी बातें भूल गए। तो नोटबंदी इतनी अच्छी होती तो निश्चित रूप से नोटबंदी का खुला समर्थन करके खुल में बात करते। अब ये कह रहे हैं कि देश में इतने बड़ी स्थिति मजबूत हो गई। मजबूत आपके है, आपका भाग्य था, आपने कुछ किया और उसका परिणाम आपको मिला, लेकिन उसके बाद आप चुनाव देख रहे हो तो क्या स्थिति हो रही है। ये तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए चुनाव हुए, आपने क्या हुआ हरियाणा में आपकी स्थिति, आप तो कह रहे थे 50, 60, 75 आ जाएंगे। देखिएगा ये स्थिति आपको महाराष्ट्र में क्या हुआ। देखिए जो स्थितियां हैं, क्योंकि आपने केंद्र में सत्ता में आए, आप प्रचंड बहुमत से आए निश्चित रूप से, और आपके बहकाव में लोग आए, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जी चुनाव लड़े थे। सांसद कोई चुनाव नहीं लड़ा है पूरे देश में, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। लोगों ने कहा कि मोदी जी ने, क्योंकि उस वक्त निश्चित रूप से जो चीज की आपने वो निश्चित रूप से देश के हित में, लोगों के हित में जा रही थी। लोग वो ये नहीं पहचान पा रहे थे कि पुलवामा वाला घटना की आज तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपकी इंटेलिजेंस फेल हुई, आपको कुछ पता नहीं पड़ा। ये तो पाकिस्तान आप तक आया था, वो तो आप अभिनंदन का करें कि आपको धकेल के पीछे चला गया। यदि आपके एयर स्ट्राइक हो जाती तो फिर क्या होता। स्थितियां बहुत अलग है, हम कहने के तो बहुत मात्र है, लेकिन हमारी आर्थिक संकट के ऊपर पर निश्चित रूप से हमको बहुत तरीके से बैठ करके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका में बेरोजगारी कम है, हमारे यहाँ बेरोजगारी जिस स्थिति में हम कौशल विकास को जिस प्रकार से गति दे रहे हैं, 2014 में जो मोदी जी बोले थे वो कर नहीं पाए। अगर कौशल विकास के रूप में 5 साल में रुपया देकर के अगर खड़े कर लेते और कौशल विकास में लोगों को तैयार कर लेते बच्चों को, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी में कुछ हद तक दूर हो सकती थी। सरकार के स्तर पर तो नहीं बेरोजगारी दूर कर सकते, सरकारी नौकरी निकाल करके बेरोजगारी दूर नहीं की जाती। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि नोटबंदी हुई, उसका खामियाजा सबने भुगता, लेकिन आज की स्थिति में हमको निश्चित रूप से चले मैं श्याम जी रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के देखे अपने अपने एजेंडे है और अपने अपना एक नजरिया है देखने का, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है वजह चाहे और भी कोई नहीं हो, लेकिन देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें नोटबंदी को भी एक कारण बताया जाता है। लेकिन वो कारण जैसे कोठारी साहब ने कहा कि 20% हो सकता है, कारण और भी बहुत सारे, लेकिन सरकार को उसमें तह में जाना चाहिए कि हम पिछड़ क्यों रहे हैं। या दुनिया से मतलब नहीं है कि हम इसकी एक आड़ नहीं ले सकते कि साहब हमारा घर जल रहा है पड़ोसी के भी आग लग रही है, हमें हमारे घर को जरूर बुझाना चाहिए। हम कोशिश करें ताकि कोई दूसरा आक्रमण ना कर सके। ये एक बहुत बड़ी एक परेशानी है कि इकोनॉमी की दुनिया के सामने, लेकिन भारत कैसे इससे उभरे ये सबसे बड़ी बात है। दावे कुछ भी किया जा सकते हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वही एक हमारा वजूद कायम कर पाती है और उसी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।